नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस नए नवेली यूट्यूब चैनल एससी बोर्ड्स पे, जहां पे मैं आप सभी को 10th की 11th की और 12th की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सहित तमाम बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। फिलहाल प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th है, वो क्लास 10th का हम लोगों ने जो है हिस्ट्री से, कहां से प्यारे साथियों, हिस्ट्री यानी कि इतिहास का हम लोग जो है चैप्टर लेके चल रहे थे, चैप्टर नंबर 5। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे डायरेक्ट सर 5 पे क्यों आ गए, क्योंकि एग्जाम जल्दी होने वाली है और बहुत सारे बच्चों की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चों का 4 चैप्टर तक हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना 5 से उनको अच्छे से पढ़ाया जाए। बाकी तमाम चीजें एमसीक्यूज की सीरीज, वीवीआई क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पे आने वाली है। तो देर ना करते हुए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे कहीं शो कर रहा होगा इधर में, वहां से क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देख लेना। और प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ नहीं परेशान होना है, सब कुछ चलेगा विस्तार से, बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो आज प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि किस तरीके से इंग्लैंड में जो है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, कैसे जो है गांव देहात से जो है वस्तुओं को बना करके मार्केट में गिल्ड प्रथा के तहत ला करके ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, कैसे फैक्ट्रियों में आवश्यकता आविष्कार की जननी के तहत जो है फैक्ट्री प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन का बाजार वगैरह फैलने लगा और वहां से एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल के आई प्यारे बच्चों, वो था क्या, उपनिवेशवाद। वो क्या था, उपनिवेशवाद, और इंग्लिश में जिसको कॉलोनिज्म कहते हैं। देखो, एक शब्द होता है कॉलोनी, इसका मतलब होता है उपनिवेश। इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, उपनिवेश होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लो अपने यहाँ अंग्रेज लोग आए, पहले व्यापार के दृष्टिकोण से आए, धीरे धीरे यहाँ के वस्तुओं पर उन्होंने नियंत्रण करना शुरू कर दिया। फिर हमारे प्रशासनिक सिस्टम पे, मतलब देश पे उन्होंने नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, भारत का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में चला गया, तो हम बन गए उनके उपनिवेश। क्या बन गए, उपनिवेश। और ये जो प्रक्रिया थी पूरा नियंत्रण करने की, इस प्रक्रिया को प्यारे दोस्तों हम क्या बताते हैं, बताएंगे जरा, उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब ये उपनिवेशवाद के बारे में आइए पढ़ते हैं जो आपके किताब में लिखा है। धैर्य से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। आपको फील होगा कि आप बिल्कुल ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन वाली तो सिस्टम ही नहीं है। भले आप हमसे दूर हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप सो के पढ़ रहे हैं कि बैठ के पढ़ रहे हैं। चलो देखो, मशीनों के आविष्कार और फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफी ज्यादा क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन और आगे चलकर यूरोप के अन्य देशों को, जहां कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, बाजार की उनको क्या पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई। बाजार की उनको क्या पड़ गई प्यारे बच्चों, आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने लगा, उत्पादन इतना ज्यादा होने लगा कि वस्तुओं का खपत करना है, वस्तुएं बेचनी है। अब सभी देशों को, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे में यूरोप का और कोई देश हो, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे स्पेन हो गया, समझ रहे ना, इन सभी को जो है, ठीक है, हाँ, इन सभी को है जो जरूरत पड़ गया बाजार का। इससे उपनिवेशवाद को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभर करके सामने, मतलब जब ब्रिटेन को भी सामान बेचना था, उनको भी जगह की जरूरत थी, बाजार की जरूरत थी, तो वो भी कहाँ गए, भारत। तो भारत बन गया उपनिवेश। संसाधन की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए ज्यादा आकर्षित किया। भारत को आपको पता है प्यारे साथियों कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कि यहाँ पे सोने की चिड़िया उड़ती थी, ना ना ना, यहाँ संसाधन भरे पड़े थे, पर्याप्त मात्रा में जो संसाधन चाहिए वो सब पड़े थे, खाने पीने से लेकर के प्राकृतिक में पूरा भरा पड़ा था। इसलिए अंग्रेजों को एक तो कच्चा माल मिल गया, दूसरा जनसंख्या विशाल थी, इसलिए उनको बाजार भी मिल गया, आकर्षित हुआ। भारत सिर्फ प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों में संपन्न नहीं था, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा बाजार भी साबित हुआ, जो मैंने आपको अभी समझाया। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी की बात करें, उस समय तक उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित हुए थे। उस समय पूरे विश्व में उद्योग जो 18वीं सदी में विकसित हुए थे। भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था।
जो बहुत सुंदर उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। कौन? भारत। जब तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश निरंतर क्या था? कायम था। हमारे यहाँ से पहले से ही लोग इतने तेजस्वी लोग थे कि हस्तकला यानी कि शिल्प कला में, ठीक है, हस्तकला में एकदम निपुण लोग थे। तो वहीं से हाथों से जैसे बुनाई करना, सिलाई करना, पत्थरों पे डिजाइन तैयार करना, इस सब में भारतीय लोग मशहूर थे। तो अंग्रेज कंट्रोल में रखे थे। शिल्पकारों को दी जाने वाली मजदूरी इतनी कम थी कि कई बार उनको न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य भी मजदूरी नहीं मिलती थी। यानी कि जो लोग शिल्पकार थे, जो हाथों से काम करते थे, उनको जो है इतना मजदूरी कम होता था कि कभी कभी उनका जीवन यापन ठीक से नहीं चल पाता था। प्यारे बच्चों, स्थिति इतनी खराब हो रही है। अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से यहाँ से कारीगरों को पेशगी रकम देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। ये एजेंट क्या कहलाते थे? गुमास्ता। इसको अंडरलाइन कर लेना, गुमास्ता। एजेंट समझ रहे ना? जैसे मान लो यहाँ पे ये अंग्रेज है, अंग्रेज है प्यारे बच्चों, तो ये भारत में अपना एक एजेंट रखा था। क्या रखा था? एजेंट रखा था। यही एजेंटवा सब क्या करता था? अलग अलग लोग से क्या कराता था? अलग अलग लोग से ये सब काम करवाता, ये एजेंट। और इसी एजेंट का उन्होंने नाम दिया गुमस्ता, गुमास्ता कहलाते थे। कभी कभी पूछ भी देता है कि गुमस्ता शब्द किससे संबंधित है? तो अंग्रेजों के जो भारत में एजेंट थे, ये उनसे संबंधित है। गुमास्ता शिल्पकारों से सामान भी मनमाने दाम पर खरीदते थे और उनका निर्यात कहाँ कर देते थे? इंग्लैंड। देखो, निर्यात और आयात प्यारे बच्चों दो शब्द होता है, ध्यान देना, ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। चलो देखो, और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो है, हमने आपको समझाया कि एक शब्द यहाँ पे आ गया निर्यात और एक शब्द यहाँ पे आ गया आयात। तो निर्यात का मतलब क्या होता है? जब आपके देश से वस्तु कहीं बाहर जाएगा तो इसको कहते हैं निर्यात। और प्यारे बच्चों, जब आपके यहाँ किसी दूसरे देश से वस्तु आएगा तो इसको कहेंगे आयात। आया, आया, निर्यात गया। तो जिस भी देश का प्यारे बच्चों यदि निर्यात ज्यादा रहे और आयात कम रहे तो वो देश की तरक्की होगी, और आयात ही कम है, निर्यात ज्यादा है, तो देश की तरक्की नहीं होगी। तो यहां से वो जो गुमास्ता लोग थे वो क्या करते थे? वस्तुओं को चुपचाप पहुंचा देते थे। कहाँ? इंग्लैंड। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिकटॉक कर लीजिएगा। चार्टर एक्ट पारित किया गया। चश्मा में थोड़ा गंदा आ गया है, आ जाओ, चलिए देखिए, आ जाओ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चार्टर एक्ट कब पारित किया गया? 1813 में। इसको नहीं भूलना है, ठीक है, टिक कर लेना। मेरे से जब भी पढ़ना हो किताबें लेकर के पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आधिपत्य क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापारी की नीति का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि 1813 में एक चार्टर्ड एक ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। जो पहले चलता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला राज करता था, उसका राज खत्म हो गया। अब स्वतंत्र व्यापार यहाँ पे आना शुरू हो गया कि अब कोई भी व्यापार कर सकते हैं। 50 के बाद ब्रिटिश सरकार ने उद्योग को विकसित करने के लिए अनेकों कदम उठाए, जिनकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देसी उद्योग लगातार खत्म होने लगे। देसी उद्योग समझ रहे हो? भारत के कई सारे उद्योग खत्म होने लगे और अंग्रेजों के उद्योग चलने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी ज्यादा क्या लगा दिया गया? कर। कर का मतलब होता है प्यारे बच्चों टैक्स, ठीक है। कर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लगान, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स। अब उसने क्या लगा दिया कि जो वस्तुएं कहाँ बनी थी? बताओ जरा। भारत में बनी थी। अगर भारत में कोई भी चीज जो है भारत में बनी निर्मित वस्तुएं अगर ब्रिटेन के जाती थी, ब्रिटेन के लिए वो काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया। भारत से कच्चा माल का निर्यात ज्यादा किए जाने लगा। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क परिवहन और ज्यादा बढ़ा दिया जाने लगा। अब भारत में रहने वाले अंग्रेजों को विशेष सुविधाएं दी गई। यहाँ तथा यहाँ आयात निर्यात की सुविधा के लिए रेलवे का क्या किया गया? निर्माण भी किया। हम लोग समझते हैं कि रेलवे अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाया, नहीं जी, अपने प्रशासनिक सेवा को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमें लूटने के लिए उन्होंने ये अपना सिस्टम बनाया। मतलब ये क्या कर रहे हैं पूरा कि भारत से जो सामान बन के बाहर में जा रहा है, इंडिया से बाहर जो निर्यात हो रहा है, इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया।
लेकिन बाहर से जो अंदर आ रहा था माल, इस पर इन्होंने टैक्स क्या किया, घटा दिया। तो हमने अभी क्या कहा, निर्यात ज्यादा होगा तो बेनिफिट ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा तो बेनिफिट कम होगा। तो ये अंग्रेजों ने किया, लूटने के लिए उन्होंने ट्रेन बना लिए। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी से भारत में कारखानों की अब स्थापना होने लगी। अंग्रेज जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगे, यहाँ पे कारखाने बनाने लगे। सूती वस्त्रों का आयात भी यहाँ से होने लगा। सन 1850 के बाद मैनचेस्टर से भारी मात्रा में वस्त्र आयात यहाँ पे शुरू हो गया। सोच लो, मैनचेस्टर से आयात होता था, यहाँ पे लाया जाता था। साला अपना कपास, अपना फसल ले जाता था अंग्रेज, बना के फिर लाता था यहीं, बेचता था यहीं। देखो उस समय क्या थी। भारत में कुटीर उद्योग, शिल्पकार, दस्तकारों को कच्चा माल के लाले पड़ गए। सब यहां से जब ये सब लूटिए के ले रहा जा रहा था बाहर में, तो हमें बचेगा क्या, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्चा माल खरीदना पड़ता था। अंग्रेज बोलता था, अब बताओ, अपना ही खेत, अपना ही सूती, सब कुछ अपना ही, कॉटन वगैरह है ना, जो आप कपास कह लो, रुई कह लो, और हमें को मनमानी रेट पे बेचा जा रहा था। यहाँ भारतीय सोए थे, मारते रगड़ते के साले के, लाठी लाठी से सब भाग जाते। लेकिन क्या करोगे, उस समय का माहौल ही कुछ ऐसा बन चुका था, है ना। धीरे धीरे कुटीर उद्योग क्या हो गए, बंद। कुटीर उद्योग माने छोटे उद्योग बंद हो गए। शिल्पकार, कारीगर, बेरोजगार लोग, ये सब क्या हो गए, मजबूर हो गए। 50 के बाद जब भारत में कारखानों की स्थापना शुरू हुई, तब यही बेरोजगार लोग गांव से भाग करके कहां जाने लगे, शहर जाने। उन्हें मजदूरों के रूप में क्या जी, रखा गया। सोचो, जिसका अपना कुटीर उद्योग था, जिसका छोटा छोटा उद्योग था, वो अंग्रेजों के कारण गांव छोड़ करके कहां चला गया, शहरों में बड़े फैक्ट्रियों में काम करने लगा, और वहां जाकर के वही मजदूर बन गया। समझ रहे, मालिक मजदूर बन गया। एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग और उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिक प्रक्रिया की शुरुआत की, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया। भारतीयों ने, इस इतिहासकारों ने इसे भारत के उद्योग के लिए निरोधीकरण की संज्ञा दी। तो याद रखिएगा, हमसे सवाल पूछता है निरोधीकरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब 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 मशीनों के आविष्कार ने, याद रखिएगा, जब मशीनों के आविष्कार से औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो भारत में कुटीर उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए। और इसी वक्त को क्या कहा जाता है, निरोधोगीकरण कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर सवाल है, पहले पूछा हुआ है। समझ गए, सिंपल सा जवाब है कि जब भारत में औद्योगिकरण फलने फूलने लगा, तो उससे कुटीर उद्योग क्या होने लगे, बंद होने लगे। और उसी समय को इतिहासकारों ने निरोधोगीकरण कहा। उद्योगीकरण का उल्टा होता है निरोधोगीकरण। इसको क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, अब यहां से तो जाहिर सी बात है टॉपिक एक ही बन के आएगा कि भारत में किसकी स्थापना हम लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्रियों की स्थापना। कि कब कब हुआ था, तो एक तो समझ में आ रहा है 1850 से ही सब अंग्रेजवा सब शुरू किया। भारत में किसकी स्थापना, फैक्ट्रियों की स्थापना। अब प्यार से आगे पढ़ो, जरा ध्यान से देखो। ऑनलाइन ये यूट्यूब के माध्यम से या फिर आगे चल के एप्लीकेशन जो लॉन्च होगा, ये पढ़ने के माध्यम से बड़ा फायदा है प्यारे दोस्तों। क्या फायदा है, यहाँ प्योर कंटेंट, कोई बकचोदी नहीं होगा, कोई बकवास नहीं होगा, ना कोई हंसेगा ना कोई मुस्कुराएगा। सीधा पढ़ाई पे फोकस करो, बुक ले लो, अंडरलाइन कर लो, मजा आ जाएगा तुमको पढ़ने में। बात समझ में आ रहा है। और याद रखिएगा, जो इस तरीके से पढ़ेगा उससे ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा। बाकी अगर आप इधर उधर की बातें पढ़ लेते हैं, कुल मिला के इधर उधर आप आंसर करोगे, फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। और अब परीक्षा तो अंदर की बात पूछ रही है, तो अंदर की बात के लिए अंदर अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आ जाओ समझते हैं। फैक्ट्री प्रणाली का इसका पूरा का पूरा आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, कब कब कौन कौन सी फैक्ट्री का हमारे यहाँ क्या हुआ, स्थापना किया गया। औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए। लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री देसी और विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई, जिससे कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला। कारखानों की स्थापना के क्रम में 1830-40 के दशक में बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर ने, याद रखिएगा, बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई। 6, एक साथ 6 कंपनी इन्होंने लगाया द्वारकानाथ टैगोर ने। किस समय में, 1830-40 के वक्त में इन्होंने लगाया। सबसे पहले सूती कपड़े की मिल की नींव जो है, नींव यानी कि फाउंडेशन रखा गया 1851 ईस्वी में। और ये फाउंडेशन कहाँ रखा गया, नींव बंबई में रखा गया। तो याद रखिएगा, सूती कपड़ा का जो नींव डाला गया वो 1851 में बंबई में डाला गया। वहां यहाँ पारसी, गुजराती, बोहरा, मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे, सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखानों के निर्माण में लग गए। पारसी एक बहुत बड़े आदमी का नाम आता है, जिसको सभी बच्चे याद रखेंगे,
काबस जी, नानाजी डाभार, डाबर भी कहीं कहीं लिखा है। 54 में इन्होंने पहला कारखाना लगाया, तभी से इसे उद्योग का इतिहास भारत में क्या हुआ, शुरू हुआ। इन डाबर जी का नाम मत सुनना, ये डाभार लिखा गया, हालांकि कहीं कहीं डाबर मिलेगा। काबस जी, नानाजी डाबर 1854 में पहला इन्होंने उद्योग लगाया। एक एक कहते हैं ना निर्मित पहला कारखाना, कंप्लीट इन्होंने स्थापना किया 1854 में। तब से माना जाता है कि भारत में उद्योगों की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो ये सारे पॉइंट नोट करिएगा और इसको आराम से किताब में नोट करिएगा, ऑब्जेक्टिव बना बना के इसको लिख लीजिएगा कि कब दादा भाई डाबर ने जो है फैक्ट्री प्रणाली की क्या की शुरुआत की। हालांकि चैप्टर खत्म होने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग वहां पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे। अब आ जाओ, 54 से 80 30 कारखाना लगा, 13 पारसी लगाए, 69 में स्वेज नहर खुला, बंबई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाला सूती कपड़ा आयात बढ़ गया। बावजूद भी 1880 से लेकर 95 तक सूती कपड़ों की मिले संख्या 39 हो गई। पहले कितना थी, 30। 1854 से 1880 के बीच में 30 था। 80 से 95 में संख्या बढ़ के कितना हो गया, 39 हो गया, 39। मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग की चिंता में डाल दिया। इतना ज्यादा भारत में ही फैक्ट्री खुलने लगा कि जो ब्रिटेन का मैनचेस्टर था वो चिंता में पड़ गया कि बाप रे, बस साला सब इन्हें ज्यादा खुल जाएगा, हमारा क्या होगा खाली। इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार वहां से आयात किए जाने वाले माल से आयात शुल्क समाप्त कर दिया। जो वहां से आता था ना भारत में, उस पर उसने टैक्स ही हटा लिया कि सारा चीज वो लाएगा एकदम धड़ल्ले से बेचेगा कि यहाँ के फैक्ट्री को वो गिरा देगा। भारतीय बाजारों में वहां का सामान अपेक्षाकृत कम मूल्य पर बिकने लगा। इस समय सस्ता मशीनों का आयात करके भारत में सूती वस्त्र उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। सस्ता मशीन बाहर से लाया जाता था मशीन। 95 और 14 के तक सूती मिलों की संख्या कितनी हो चुकी थी, 144। तो प्यारे बच्चे 54 से 80 में 30 था, 80 से 95 में 39 हुआ, और 95 से लेके 1914 में आते आते कितना हो गया, बताओ जरा 144 मिल हो गया। 144 टोटल मिल बन गए। इसीलिए तो कहते हैं पढ़ा करो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तब ना घर पे नोट्स बनाओगे कि है गुरुजी जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गुरुजी माना जाता है 1800 कितना में, दादाजी देखो यहाँ पे लगाए थे, तुम्हारे दादा का नाम याद रखना, डाबर जी का नाम याद रखना। 54 में जो माना जाता है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, और फिर यहाँ पढ़ाया गया है संख्या 54 से लेके 80 के बीच में था। 1854 से लेके 80 के बीच में जो है प्यारे दोस्तों 30 गो था। 1880 से लेकर के 95 में ई हो गया 39 गो। 95 से लेकर के राजा हमर 1800 को या 1914, तो 1895 से लेकर के 1914 में ई बढ़ के हो गया 144 गो। केनहू से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता के समय कितना फैक्ट्री था भारत में, बुझला हो बाबू कि ना बुझला, बुझ गया तो चलो रे राजा आगे बढ़ो, आगे देखते हैं, ठीक है। भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन होने लगा। अब यहाँ से सूती धागा कहाँ जाने लगा, चीन। कहाँ, चीन, चांदनी चौक टू चाइना, समझे। अब इनका नाम कौन नहीं जानता है, जानना पड़ेगा। राजा घनश्याम दास बिड़ला, टाटा एंड बिरला का नाम सुने हो, आदित्य बिरला ग्रुप आइडिया वाला, वही है ये, है ना। 17 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल 1917 में एक मड़वाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया। बुझाया, पहला जूट मिल कहिया 1917 में मड़वाड़ी जी थे, क्या नाम था उनका, हुकुम चंद ने खोला। 18 में पहले एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिड़ला ब्रदर्स की क्या हुई, स्थापना हुई। 1918 में बिड़ला जो है एक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी थी। 19 में बिड़ला जूट कंपनी, और 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कपड़ा खुल गया। घनश्याम दास बिड़ला अंग्रेजी कंपनियों से अनेक चालू कारखाने खरीदे, और इससे व्यापार को क्या हुआ, बढ़ावा हुआ। जैसे एडविल एक कंपनी का नाम है, जिसको उन्होंने किसी अंग्रेज से खरीदा। एडविल से उन्होंने केशव राव कॉटन मिल और मार्टिन से चीनी के कारखाने उन्होंने क्या किए, खरीद लिए। बताओ, भारत के लोग इतना पैसा वाला था उस समय, तबाही मचा दिया। ये बिरला के बारे में है सर, जो ना जानते होंगे वो ढंग से जान लीजिए। अब इनका नाम तो सब जानता है, टाटा को कौन नहीं जानता, टाटा को न जाने उसको भगवान चाटा मारे, है ना। ये हमारे भारत के धरोहर है सर फैक्ट्री लगाने में। अब इनको जो ना जानेगा उनको टाटा लगेगा। चलिए जी, टाटा का नमक। आइए, 7 में जमशेद जी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर, अब ये झारखंड चला गया है राजा,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टिस्को, ना याद करो तो चलो यहां से घिसको, स्थापना की है। जमशेदजी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिनमें भारतीय उद्योग की बहुत ज्यादा सूझबूझ थी। 10 में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहां से बिजली की क्या होती है, उत्पादन होती है, उन्होंने स्थापना की। आजादी के बाद लौह उद्योग में काफी ज्यादा उनको क्या मिला, प्रगति मिला, और इतना इनको मिला, इनको जो है प्रणाम है, क्योंकि ये ना होते तो आज अपने यहाँ इतना ज्यादा बिजली का उत्पादन, इतनी ज्यादा फैक्ट्री जो है देखने को आपको ना मिलती। इसीलिए जमशेदजी टाटा आपको नमन है। आगे बढ़ते हैं। 55 में 1955 में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में इन्होंने स्टील फैक्ट्री खोला। किससे? रूस, जर्मनी, ब्रिटेन के समझौते के आधार पर। भारत में अभी 7 स्टील प्लांट काम कर रहे हैं इस डेटा के अनुसार। आज अगर बढ़ गए होंगे, लेकिन बुक में जो डेटा है 2008 का डेटा है प्यारे बच्चों, डाटा ना राजा, डेटा, डेटा, ठीक है। 7 है। कौन कौन है नाम देख लो। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, बैसेसरिया आयरन एंड स्टील कंपनी कर्नाटक में, राउरकेला में है, आगे पढ़ लो, भिलाई में है, दुर्गापुर में है, बोकारो में है। तो ये है आपका टिस्को का एक फोटो। टिस्को के फोटो को ध्यान से देखो सारे बच्चों। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा नहीं ना हुआ? रे रे रे, है ध्यान दो, ध्यान दे दो, फोकस करो, समझ रहे हो? फोकस ना करोगे तो टेंशन हो जाएगा। अब आ जाओ भारत में कोयला उद्योग का, देखते हैं कब से हुआ प्रारंभ। कोयला उद्योग पे अब चर्चा करेंगे। जूट देख लिए, सूती देख लिए, स्टील लोहा देख लिए, अब कोयला में आ जाओ। 14 में प्रारंभ हुआ। रानीगंज पश्चिम बंगाल में पड़त है। कोयले की खुदाई का सबसे पहले काम शुरू किया गया 1814 में, है ना। रेल के विकास के साथ ही 53 के बाद इसका विकास सबसे ज्यादा प्रारंभ हुआ। कोयला समझते हैं ना, पहले वाष्प इंजन ज्यादा चलता था, तो जैसे गद्दर फिल्म में नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता है जी, सनी देओल भी कोयला झोंक रहा है, का बेटवो झोंक रहा है, और इंजन जो है फुक फुक करके क्या चल रही है, आगे चल रही है। तो पहले कोयला से ही वाष्प तैयार होता था, और वाष्प के बाद में वो इंजन चलता था, ट्रेन चलती थी, बहुत सारे मशीन उससे चलते थे। तो ये उसी समय की बात है जिस समय वाष्प इंजन आया, रेल का विकास हुआ, उसी समय कोयला उद्योग का भी क्या हुआ, विकास हुआ। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ। नए उद्योग की स्थापना ने कोयले की मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया। 1868 में जहां उत्पादन 5 लाख टन था कोयले का, वहीं 50 में बढ़ के 3.23 करोड़ हो गया। तत्कालीन बिहार इस उद्योग का मुख्य केंद्र था। अभी का बिहार, जो अब ये हिस्सा चला गया है झारखंड में, जब भूगोल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि झारखंड में कोयले का भंडार है, लेकिन उस समय बिहार और झारखंड क्या था, एक ही था। अगर आपको अच्छे से पता होगा तो कमेंट करके बताना, अगर ध्यान से हमको पढ़ रहे हैं, कि बिहार झारखंड एक दूसरे से जुदा कब हुआ, कब हुई दोनों में जुदाई, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है प्यारे बच्चों। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। आ जाओ 1850-60 के बाद भारत में बगीचा उद्योग यानी कि नील वाला, समझ रहे हैं ना, चाय, कॉफी, रबड़, पटसन यानी कि पटुआ शुरू हुआ। यद्यपि इन उद्योगों में से अधिक संख्या उद्योगपतियों की थी जो विदेशी थे और जिन्हें सरकार का ज्यादा प्रोत्साहन था। 16 में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया ताकि वो भारतीय उद्योग और व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित कार्यों के लिए क्षेत्रों का पता लगाए जिससे सरकार सहायता दे सके। 16 में अंग्रेजों ने कोशिश किया कि इन क्षेत्रों से रिलेटेड जो नए नए उद्योग लग रहे हैं, लोगों का पता लगाया जाए, उनको पैसा दिया जाएगा कि आप उद्योग को फैलाइए फुलाइए और हमको पैसा लिया के दीजिए, टैक्स भरिए। 21 में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया, 1921 में कर भी दिया। प्रधान श्री किनको बनाया गया? इब्राहिम रहमतुल्लाह को उस समय उसका हेड बनाया गया। इसके तहत 24 में 3 उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग आदि की स्थापना हुई। 30 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग भी अपने भारत में स्थापित हो गए। देखो कर रहा था सब अंग्रेज ने भारतीयों की मदद से, लेकिन उसका प्लान बिल्कुल नहीं था। प्लान बिल्कुल नहीं था कि वो क्या करेगा कि वो आपको ज्यादा कमाएगा। प्लान था कि कमा कमा के हम ले जाएंगे। 50 से 1914 तक के उद्योग की यह विशेषता थी कि इस काल में निर्यात किए जाने वाले ऐसे मालों का भी उत्पादन हुआ जो राष्ट्र के लिए क्या था, लाभदायक था, जैसे पटसन,
चाय हमारे लिए भी अच्छा था, है ना। इसके साथ ही उस माल का भी उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिद्वंदिता ज्यादा नहीं थी, जैसे मोटा कपड़ा, कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग को लाभ हुआ और देशी उत्पादित वस्तुओं को देश के अंदर और बाहर मंडी यानी कि बाजार प्राप्त हुआ। युद्ध के हमें ठेके मिले कि युद्ध में जो कपड़े तैयार हो रहे हैं सैनिकों के भारत के लोग बनाएंगे, हमें फायदा हुआ। कच्चा माल पहले से कम दाम पर उपलब्ध हुआ, उत्पादित माल ऊंचे दाम पर हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो वो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। सब राजा को, सब बबिया को पता है, समझ रहे हैं, चला पता, तो उस समय हमें फायदा हुआ। आगे बढ़ो और इतिहास में 1929-33 में सभी को पता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, जिसको हम लोग तीसा की आर्थिक मंदी के भी नाम से जानते हैं। उस समय उद्योगों पे बड़ा ज्यादा क्या पड़ा, प्रभाव। भारत प्राथमिक सामग्री के लिए आत्मनिर्भर था, जिसका मूल्य घटकर क्या हो गया, आधा हो गया। निर्यात किए जाने वाले सामानों का मूल्य भी घट गया। इस तरह उद्योग पर निर्भर जनता की दिनों दिन क्षति होने लगी। जाहिर सी बात है, जब आर्थिक मंदी आई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आर्थिक मंदी आई तो सारा जो भी उद्योग था ठप पड़ गया। मंदी माने मंदी नहीं, जैसे हमने ना सुनने सन कहा कि बड़ा मंदी चला था, अभी पैसा नहीं खे हमरा लगे, तो वह मंद धीमा हो गया। अब इसके बाद में आप सभी को पता है कि 1939 से अलगे खेला हो गया, 45 तक ई खेला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलों द्वारा उत्पादित सूती कपड़ों की संपूर्ण मांग को अब भारतीय मिलें ही क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जितना कपड़ा चाहिए था वो सब कौन दे रहा था प्यारे बच्चों, भारत दे रहा था। भारतीय मिल मालिकों ने इस अवसर का लाभ उठाया और विदेशी मंडियों में प्रवेश करना शुरू किया। लड़ाई के दौरान भारत की अपनी कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री उस समय थी ही नहीं, अपने पास थी नहीं मशीन बना, तो हम लोग मशीन कहाँ से लेने लगे, अलग से कहीं से दिखा होगा, यहाँ ब्रिटेन से मांगते थे ना, तो अमेरिका से खरीद खरीद के ले आते थे कि दो हो मशीन तो बना, हम तोरे मशीन खरीद के कपड़ा बनाए में बेचे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत से व्यापार का एक साझेदार हो गया। वो भारत को उपयोगी सामान देने लगा, भारत से कच्चा माल मांगने लगा। आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि युद्ध के समय वहां की उत्पादन क्षमता में काफी ज्यादा वृद्धि हुई अमेरिका में। पहले विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप की कंपनी व्यापार में पूंजी लगाती थी, प्रबंधकीय एजेंसियों के द्वारा होता था, जो उद्योगों पर नियंत्रण करते थे। इसमें कुछ कंपनी के नाम है जो पैसा लगाता था, जैसे बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रूअल और जार्डिन स्किनर्स एंड कंपनी सबसे बड़ी एक कंपनी थी जो पैसे इन्वेस्ट करती थी। भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक हई तो लाइन में साफ भी आई बा बहु रे, कंपनी के नाम याद रख लो। 1895 में पीएनबी, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 7 में इंडियन बैंक, 11 में सेंट्रल बैंक, साफ सेंट्रल बैंक तो कई बेर पूछ ले है, 1911 सेंट्रल बैंक है ना। 13 में द बैंक ऑफ मैसूर, ज्वाइंट स्टेट बैंकों की स्थापना हुई, सेंट्रल बैंक हुआ। हई बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, साफा भी आई है। इसको भूल गए ना राजा, तो फिर आप गए। इसलिए लाइन बाय लाइन बाबू हमारे पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ो, अंडरलाइन कर लो, ऑब्जेक्टिव लिख लियो कि कौन बैंक की स्थापना कब हुई। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे इस औद्योगिकरण का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। बोलो राजा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जरा, सोचो सोचो सोचो, घबराए नहीं ना हो, है सर, घबराना नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ, औद्योगिकरण का रिजल्ट बड़ी खतरनाक हुआ। एक तो नगरों का विकास हुआ, है ना। कैसे विकास हुआ, जहां उद्योग लगा, फैक्ट्री लगा, उसमें मजदूर काम करने लगे, मजदूरों को रहने के लिए आसपास बस्ती बनाई गई, मजदूरों को वस्तुएं समय पे मिल पाए इसके लिए आसपास बाजार खोले गए, उनके बच्चे पढ़ सके, स्कूल खोला गया होगा। उसके बाद अस्पताल बनाए गए हैं, देखते देखते नगर बन गया। तो 1850 से 1950 एक दशक माने एक दशक अरे शताब्दी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, कई उद्योग विकसित हुए। जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर, नए नए व्यापारिक नगर तत्कालीन बिहार राज्य में कायम हुए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम होने जाने से प्राचीन गृह उद्योग का पतन शुरू हो गया। हाथ से तैयार किया हुआ माल महंगा पड़ने लगा, बिक्री खत्म होने लगी। नतीजा ये हुआ कि प्राचीन उद्योगों को लोप होने लगा, लोप माने गायब होने लगा। आजाद भारत में इन कलाकृतियों को पुनः प्रचलित के प्रयास किए जा रहे थे, जिसे मुख्य केंद्र आगरा, बनारस, अहमदाबाद, सूरत, राजपूताना आदि कुछ शहरों में इसको रखा गया। क्या देखा गया कि फैक्ट्री इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जितना हाथ से सामान बन रहा था वो सब फेल हो रहा था, महंगा हो रहा था, कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन भाई हैंडमेड चीजें तो बननी चाहिए, उससे लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसलिए इसको प्रोत्साहन दिया गया कि भाई ये भी बिकना चाहिए। कैसे एक बार मोदी जी बोले थे
कि कोई भी व्यक्ति सूती का कम से कम जो है खादी का एक रुमाल जरूर खरीदे, है ना। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हाथ के करगे से काम करने वाले पुराने बुनकरों के तबाही शुरू हुए, नए मशीन आ गए। भारत में लाखों शिल्पकारों कारीगर तबाही के साथ विकल्प के रूप में उस स्तर के नए उद्योग का विकास नहीं हुआ है। सब नेगेटिव परिणाम है, कहाँ अच्छा हुआ। ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए ना, मशीन, अब मान लो कंप्यूटर आया कितने लोग की नौकरी खा गई, ट्रैक्टर आया कितने किसानों की नौकरी खा गई, हड़ामा आ गई कितना किसान का नौकरी खा गया। यही तो हुआ, इसमें भी यही हुआ। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा। शिल्प और कारीगर ने खेती को अपनी आजीविका का सहारा बनाया। भारत में जो कृषि और उद्योग का संतुलन था वो बिल्कुल क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो यही कहते हैं ना, तरक्की होती है तो अपने साथ साथ बर्बादी भी लेकर के आती है। बर्बादी का जरवा ओ राजा, समझे, ये भी हुआ। आगे बढ़ो। औद्योगिकरण के बाद और क्या हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ लग गई। सारा देश लगा प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन, निर्माण पे निर्माण कर, बेचना भी था तो बाजार चाहिए, बाजार के चक्कर में उपनिवेश का होड़ लग गया। आगे चल करके इसी उपनिवेशवाद ने किसको रूप दे दिया, साम्राज्यवाद को। पहले सब आता था चुट्टा का करने, बाजार करने, सामान खरीदने, ले जाने, बेचने, धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाने, है ना। उपनिवेशवाद में जहां एक तरफ तकनीक रूप से कमजोर देश आर्थिक नियंत्रण स्थापित हो रहा था, वहीं साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों को नियंत्रण किया जा रहा था। उपनिवेशवाद में केवल आर्थिक चीजों पे कंट्रोल किया जा रहा था। साम्राज्यवाद हो गया तब मेरा साम्राज्य है, तब प्रशासनिक, आर्थिक सभी को किया जाता था कंट्रोल। औद्योगिकरण के ही फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति क्या बन गए, पूंजीपति बन गए। उसी समय औद्योगिकरण जब चल रहा था तो भारत में जिनके पास पैसे थे वो पैसे लगाए, तो वो उसी समय टाटा, बिरला, जो भी आप नाम जानते हो, उसी समय आए। समाज में 3 वर्ग हो गया, पूंजीपति वर्ग एक हुआ, दूसरा बुजुर्गा वर्ग, आप जानते हैं मध्यम वर्ग, और तीसरा मजदूर वर्ग। आगे चल करके बुजुर्गा वर्ग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया और उपनिवेश और शोषण की नीति के खिलाफ इसने भूमिका निभाई। औद्योगिकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया, इसको नहीं भूलना है, बहुत बार पूछता है। यद्यपि भारत में मजदूर 1850 से पहले चाय, कॉफी, रबड़, बगान में काम करते थे, लेकिन जब भारत में विभिन्न उद्योग में लगे फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, जिनका जीवन स्तर काफी निम्न हो गया और उनका शोषण भी बहुत ज्यादा होता था। इन मजदूरों का एक आगे नाम आपको मिलेगा, छोटे समय पे आपको दिखिएगा। औद्योगिकरण ने किसकी शुरुआत की, स्लम पद्धति की। हमसे सवाल पूछता है स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप स्लम पद्धति, स्लम माने झोपड़ी, एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनियर, झोपड़ी गंदी बस्ती का बच्चा बना लखपति, याद रखना। स्लम पद्धति की शुरुआत की मजदूर शहर में छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी वहां रहने को मजबूर थे, बाध्य थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित विवरण के लिए आंदोलन शुरू हुआ। चूंकि पूंजीपतियों द्वारा उनकी बुरी तरह से शोषण होता था, इसलिए उन्हें अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ क्या करनी पड़ी, आंदोलन की, संघर्ष की शुरुआत करनी पड़ी। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद अपने टॉपिक की शुरुआत होगी किसकी, मजदूरों की आजीविका। कि उस समय ये बेचारे जो मजदूर थे ये मजबूर थे, मजबूर थे, कैसे रहने को विवश थे। इनके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, हल्का हल्का पढ़ेंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4 में लेके चलेंगे, हबड़ाएंगे नहीं। चूंकि इतिहास है, अगर ये ज्यादा लंबा अगर सेशन चला गया तो प्यारे बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसके आगे की पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे बताओ जरा, बताओ, कमेंट में लिख करके बताओ। मजदूरों की आजीविका। चलो आराम से मजदूरों की क्या पढ़ेंगे, आजीविका पढ़ेंगे, कैसे मजदूर उस समय अपना क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। चैप्टर बहुत अब नजदीक है, जल्द खत्म हो जाएगा। सभी से अनुरोध है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, दोस्तों को बता देना कि यहाँ पे तैयारी हो रही है बोर्ड की बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद।